चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर आज मेन पार्ट खत्म करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन का लास्ट पार्ट है, आज लेक्चर नंबर 13 है। श्रोडिंगर लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर आज का 13। श्रोडिंगर इक्वेशन आज का जो लेक्चर होगा वो ग्राफ से रिलेटेड होगा। आज हम लोग जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन पे, या आप जो भी बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जो भी ग्राफ्स बनते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन पे, आज उन ग्राफ्स की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, उन ग्राफ्स को बनाना सीखेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी समझेंगे। सो बेसिकली आज ग्राफ से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं जो भी श्रोडिंगर में पूछी जाती हैं, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, इसके पहले जो लास्ट लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने आपको रेडियल वेव फंक्शन का एक जनरल फॉर्मेट बताया था, मतलब एक जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर अगर मैं आपको कोई रेडियल वेव फंक्शन दे दूं बेटा, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो किस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। लास्ट क्लास में हमने ये भी समझा था कि एंगुलर फंक्शंस की वजह से आप px, py, pz नाम रखते हो, dxy, yz, dxz नाम रखते हो। मतलब ये जो नाम रखे थे ऑर्बिटल्स के, ओरिएंटेशन जो ऑर्बिटल्स का होता था वो एंगुलर फंक्शन के कारण होता था। और हम लोगों ने नोडल प्लेन और नोड्स इन सब की बात कर ली है बेटा। ठीक है, ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्राफ्स। सो फर्स्ट चलिए ग्राफ से स्टार्ट करेंगे बच्चे। सो ग्राफ्स रिलेटेड टू श्रोडिंगर इक्वेशन, आवर हेडिंग विल बी graphs related to Schrodinger equation, related to Schrodinger equation। Schrodinger equation बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे जेई मेंस, जेई एडवांस सब जगह क्वेश्चन आ रहा है आजकल। ठीक है, ग्राफ्स रिलेटेड टू Schrodinger equation। आई होप इट इज विजिबल। आज व्हाइट बैकग्राउंड है, एक्चुअली मुझे कुछ ग्राफ्स आपको शो करने थे, अब वो ब्लैक बैकग्राउंड में ढंग से विजिबल नहीं थे, इसलिए मैंने यहां व्हाइट बैकग्राउंड रखा हुआ है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। जो पीछे मैं लिख रहा हूं, मेरा चेहरा कम भी दिखे चलेगा, आवाज सुननी आपको समझ में आनी चाहिए, और जो पीछे लिख रहा हूं वो क्लियर विजिबल होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ग्राफ्स रिलेटेड टू श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन के ग्राफ बनाने से पहले हम आपको एक पुरानी चीज पे ले चलना चाहेंगे। हमने आपको बेटा एक जनरल वेव फंक्शन, कोई भी रेडियल वेव फंक्शन, अब हमारा जो रेडियल पार्ट होता है, मैं सिर्फ रेडियल पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा, हमारा जो रेडियल पार्ट होता था, मैंने बोला था कि कुछ कांस्टेंट होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, फिर r की पावर l होगा, r की पावर l होगा, फिर एक पॉलिनोमियल होगा r में, फिर एक पॉलिनोमियल होगा r में, पॉलिनोमियल इन r, और फिर एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग टर्म होगा, कुछ इस तरह से एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग टर्म होगा, है ना। ये हमारा रेडियल वेव फंक्शन है किसी भी ऑर्बिटल का, किसी भी ऑर्बिटल का ये रेडियल वेव फंक्शन। इस रेडियल वेव फंक्शन को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साई r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट इट बी k1 r की पावर l इंटू a प्लस बी आर, वेयर a b c आर सम कॉन्स्टेंट्स, where a b this is actually polynomial, this is actually polynomial। ठीक है बेटा, अब e की पावर माइनस k डैश r, ये कुछ ऐसा होता था। इतनी जानकारी के बाद, इतना मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं उनमें इनका यूज होगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, पूरे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में ऑर्बिटल लिखेंगे, फिर दूसरे पार्ट में रेडियल पार्ट का ग्राफ बनाएंगे, और तीसरे पार्ट में साई स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे। सो नेक्स्ट पेज पे मैं चलूंगा, इतनी जानकारी आपको पहले से ही है, तो ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूं, और इस पूरे सेक्शन को अब बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आप भी ऐसे ही कॉपी को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिएगा। पहले कॉलम में बच्चे हम ऑर्बिटल लिखेंगे, ऑर्बिटल। दूसरे कॉलम में हम जो ग्राफ बनाएंगे वो रेडियल वेव फंक्शन, मतलब साई r वर्सेस r, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस r ग्राफ बनाएंगे। और तीसरे पार्ट में साई स्क्वायर, साई स्क्वायर का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर r वर्सेस r ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमें 3 ग्राफ 3 कॉलम बनाने। मैं स्टार्ट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। हम पहला जो ऑर्बिटल ले रहे हैं वो 1s ऑर्बिटल ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल ले रहे हैं? 1s।
1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताओ बेटा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। आप n माइनस एल माइनस वन करोगे ना तो जीरो आएगा, करके देख लीजिएगा। आप n माइनस एल माइनस वन करेंगे तो जीरो आएगा। 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं है, 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बेटा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इधर x एक्सिस पे r लेना है मुझे और y एक्सिस पे साई r, मतलब सिर्फ रेडियल पार्ट का ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इधर x एक्सिस पे r है और y एक्सिस पे रेडियल, एंगुलर से हमें मतलब नहीं, सिर्फ रेडियल पार्ट से। तो जो 1s का ग्राफ बनता है बच्चे, जो 1s का ग्राफ बनेगा वो 1s का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा, अरे क्या बात है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ इनफाइनाइट पे मीट करेगा, ठीक है। ये ग्राफ यहां से कहीं स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट पे मीट होगा, मतलब इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है? 1s ऑर्बिटल का। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये ग्राफ आपने कैसे बना दिया? क्योंकि 1s ऑर्बिटल का अगर मैं वेव फंक्शन लिखूं, अगर मुझे याद है सही सही, तो 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है 2 अपॉन ए नॉट की पावर 3 बाई 2 ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। ये है 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। ये मुझे याद है, हाइड्रोजन एटम का है, हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ए नॉट तो कांस्टेंट है। ई की पावर माइनस, देखो आर, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं सपोज ये आर एक्सिस है, आर एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस है, आर एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ या ई की पावर माइनस के एक्स का ग्राफ बनाओ, तो बच्चे आप ऐसे ही तो बनाओगे, ये ई की पावर माइनस के एक्स का ग्राफ है, ये ई की पावर माइनस के एक्स का ग्राफ है ना। तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बना है, ठीक है। ये ग्राफ है रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर का। अब चलिए साई स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, इसको मैं मिटा दूं। साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, तो साई स्क्वायर और साई के ग्राफ में अंतर इतना होता है बेटा कि साई स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सो साई स्क्वायर का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो वाई एक्सिस पे साई स्क्वायर आर और एक्स एक्सिस पे आर है। अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये तो नेगेटिव था नहीं, तो ये क्वालिटेटिव जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, साई स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये 1s का है। जैसे ही मैं 2s का बनाऊंगा तो थोड़ा सा और आपको समझ में आने लगेगा कि ग्राफ बनाएंगे कैसे। पहले मैं 2s का बनाता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। 2s का बनाते बेटा, सेकेंड ग्राफ हम बनाएंगे 2s ऑर्बिटल का। चलिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताइए बेटा 2s ऑर्बिटल में। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स टाइप करो भाई, कितने रेडियल नोड्स हैं 2s में? 2s में कितने रेडियल नोड्स? नंबर ऑफ रेडियल नोड 2s में एक रेडियल नोड होगा, n माइनस एल माइनस वन करोगे तो एक आएगा, n माइनस एल माइनस वन करोगे तो एक आएगा। अब जरा ग्राफ देखो कैसा बनेगा, जरा ग्राफ देखो 2s का कैसा बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, मजा आएगी यहां पे। साई आर वर्सेस आर ग्राफ बना रहे हैं 2s का, तो ग्राफ s का तो ऊपर से कहीं स्टार्ट होगा, एक रेडियल नोड का मतलब r एक्सिस को एक बार कट करेगा, ओके, r एक्सिस को एक बार कट करेगा, एक बार कट करेगा, तो यहां से ऐसे बनाया और फिर ऐसे। ये देखो ये ग्राफ नीचे आता है, ये वाला जो पॉइंट है यही आपका रेडियल नोड है, यही आपका रेडियल नोड है बेटा, यही आपका रेडियल नोड है। क्यों? क्योंकि r की इस वैल्यू के लिए, r की इस वैल्यू के लिए साई r की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब साई r 0 हो जाएगा तो साई स्क्वायर भी 0 होगा। मतलब ये नोड है हमारा, ये हमारा नोड है। नोड वो पॉइंट होता था जहां एम्पलीट्यूड 0 होता है, ये एम्पलीट्यूड 0 है, देखो बेटा, तो ये मेरा नोड है। और कई बार आप बुक्स देखोगे तो आपको बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस से प्लीज चिंतित मत होना, प्लस माइनस का मतलब ये है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड। यहां चार्ज नहीं है, प्लस माइनस चार्जेस को डिनोट नहीं करते हैं, या ध्यान रखिएगा। वेव में अपन जब वेव बनाते हैं, जैसे नॉर्मल वेव भी बनाते हैं ना, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, जब आप फिजिक्स में वेव पढ़ोगे तो इधर प्लस लिखोगे, इधर माइनस लिखोगे, इधर प्लस लिखोगे, इधर माइनस, तो ये जब वेव में प्लस माइनस बनाते हैं तो ये बेटा एम्पलीट्यूड के साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ये एम्पलीट्यूड के साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये रहा रेडियल नोड, ये रेडियल नोड है,
और इसकी पोजीशन भी आपने बताई थी पिछली क्लास में, जेई एडवांस का एक क्वेश्चन दिया था, इसकी पोजीशन भी आपने बताई थी हाइड्रोजन के लिए, शायद आपको याद हो, R इज इक्वल टू 2a0 पे आपने बताई थी। पिछले वाले लेक्चर में देखना, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन था और आपको रेडियल नोड की पोजीशन बतानी थी, तो आपने पॉलिनोमियल वाले पार्ट को 0 रखा था और R की एक वैल्यू मिली थी, वो आप देखिएगा, आप पिछले वाले क्लास में कर चुके हो। अगर मुझे साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, साई स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो करेंगे क्या हम लोग, देखो हमें करना क्या है, अगर मुझे साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना है बच्चे, तो साई स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव मिलना चाहिए, साई स्क्वायर आर। अब ये जो ग्राफ है फिर कुछ चेंज हो जाएगा, ग्राफ तो यहां से ही स्टार्ट करोगे, ये रेडियल नोड है, बस नीचे वाले पोर्शन को ऊपर पलट देना, नीचे वाले पार्ट को ऊपर पलट देना है, मतलब कुछ अब आगे यहां से ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये जो मेरा पोजीशन है, ये मेरा रेडियल नोड है, रेडियल नोड, रेडियल नोड की पोजीशन नहीं बदलेगी, रेडियल नोड की पोजीशन सेम है, बस जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि साई स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, हम लोग यहां सब रियल में डील कर रहे हैं ना, कोई इमेजिनरी नहीं है बेटा, ठीक है, रियल। तो ये रेडियल नोड ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, साई स्क्वायर वर्सेस आर का। साई आर और साई स्क्वायर में अंतर क्या है कि ये वेव फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये एक नोड है, इसको आप बनाओ, फिर अगले वाले पेज पे आपको 3s 4s सबका बनवाते हैं। एस ऑर्बिटल के ग्राफ हमेशा यहां कहीं से स्टार्ट होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। एस ऑर्बिटल के ग्राफ साई आर वर साई स्क्वायर आर हमेशा ऊपर कहीं वाई एक्सिस से स्टार्ट होते हैं, हमेशा ऊपर कहीं वाई एक्सिस से हमने स्टार्ट किया। एक रेडियल नोड है, इसका मतलब एक बार ये देखो, एक बार इस आर एक्सिस को कट करेगा, एक रेडियल नोड है इसलिए आर एक्सिस को एक बार कट करेगा, और बाद में इनफाइनाइट पे तो ये हमेशा 0 होना चाहिए। क्यों, कई बार बच्चों का पूछना होता है कि सर आप ये इनफाइनाइट पे 0 क्यों करा रहे हो, तो मेरा आपको ये कहना है, जरा ये देखिए, क्या आपको मालूम है कि ये वाला जो टर्म है, अगर मैं r को इनफाइनाइट रखता हूं तो ये वाला जो टर्म है e की पावर माइनस k डैश r, ये 0 की ओर टेंड करता है। जब r इनफाइनाइट टेंड करेगा तो ये एक्सपोनेंशियल 0, और 0 से जब सबको मल्टीप्लाई करो, 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। इसलिए जब r इनफाइनाइट होता है तो ये फंक्शन, जब r इनफाइनाइट होता है तो ये फंक्शन किधर अप्रोच करता है, 0, किधर अप्रोच करता है 0, किधर अप्रोच करता है 0, किधर अप्रोच करता है 0, r इनफाइनाइट पे उसको 0 ले जाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, 3s 4s का भी बनाएंगे और फिर p ऑर्बिटल का भी बनाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे, फिर से सेम, आपको याद है, इधर ऑर्बिटल, इधर साई आर वर्सेस आर और इधर साई स्क्वायर वर्सेस आर। चलिए 3s ऑर्बिटल, तीसरा ग्राफ बनाएंगे बेटा 3s ऑर्बिटल का, तीसरा ग्राफ बनाएंगे 3s ऑर्बिटल, 2 2 2, एक्सीलेंट, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2। चलिए बनाते हैं साई आर वर्सेस आर ग्राफ, साई आर वर्सेस आर ग्राफ, साई आर वर्सेस आर, और साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ बनाते हैं, साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ बनाते हैं, दोनों ग्राफ बनाते हैं। एस का ग्राफ है तो ऊपर कहीं वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर कहीं वाई एक्सिस से, और 2 रेडियल नोड है, इसका मतलब ये दो बार इंटरसेक्ट करेगा, तो 1 2, एक ये और एक ये, कितने रेडियल नोड, 2, देखिए एक ये और एक ये, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये आपके क्या है बेटा, नोड्स, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इनफाइनाइट पे 0 जाना है। तो यहां कितने रेडियल नोड्स मिले हमें, 2 रेडियल नोड्स मिले, क्योंकि ये 2 बार इंटरसेक्ट किया। अगर मुझे साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो साई स्क्वायर के ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, बस ये नेगेटिव वाले पोर्शन को ऊपर उठा के पटकना पड़ेगा। तो अब आप इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हो बेटा, ये ऐसे गया, एक रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, और ये रहा, तो ये हमारे एक ये और एक ये हमारे 2 पॉइंट्स क्या हो गए बेटा, रेडियल नोड हो गए, रेडियल नोड हो गए, ठीक है बच्चे, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि यहां डिक्रीजिंग पीक्स मिलती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां डिक्रीजिंग पीक्स होंगी, ये जो पीक्स हैं ये डिक्रीजिंग पीक्स होती हैं,
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज होगी। याद रखना, डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी। अरे प्रोबेबिलिटी नहीं डिक्रीज होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज होगी। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब मैं बोलता हूं तो दो चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो जो वॉल्यूम हो रहा है, जो शेल का वॉल्यूम है वो भी तो बढ़ेगा, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है और न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी भी ऑब्वियसली घटती। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन ये हर ऑर्बिटल के लिए है ऐसा सही नहीं है, आगे हम बताएंगे क्यों नहीं। ध्यान रखना ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज होती है। यदि आपसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है तो ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। आप बोलना ये सही नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज होती है। प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में अंतर है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो ये अंतर है। 4s ऑर्बिटल, अब इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये लास्ट ऑर्बिटल है, उसके बाद खुद ही आप बना लोगे। 4s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, हाउ मच? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 3। 3 रेडियल नोड है बेटा, तो चलिए 3 रेडियल नोड हैं तो जल्दी से साई आर वर्सेस आर ग्राफ बनाते हैं और फिर साई स्क्वायर, फिर साई स्क्वायर, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है। चलिए अभी इधर ऊपर से शुरू किया, 3 रेडियल नोड, तो 1 2 3 और इनफाइनाइट पे 0। 1 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड, प्लस माइनस प्लस माइनस। साई स्क्वायर का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करो, 1 2 3 एंड दिस गोज टू 0, डिक्रीजिंग पीक्स। 1 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड। दिस इज फॉर 4s, 4s के लिए ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बनाना सीख गए होंगे आप। एस का ग्राफ अब आप कोई भी दे आप बना लोगे। क्या याद रखना है? ऊपर से स्टार्ट करना है, जितने भी रेडियल नोड है उतनी बार कट कराना है और इनफाइनाइट पे हमेशा 0 ले जाना है। इनफाइनाइट पे हमेशा 0 ले जाना है। देखो इनफाइनाइट पे हमेशा 0 ले जाना है, ठीक है बेटा। इसके बाद पी के, डी के और एफ के ग्राफ बनाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको लगेगा कि ये इसमें ही इतने बना दिए तो पीडीएफ में तो बहुत सारे, जैसा पी का ग्राफ वैसा ही डी का ग्राफ वैसा ही एफ का ग्राफ। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव ग्राफ पी डी एफ का एक जैसा रहता है। क्वालिटेटिव, मैं बताता हूं क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, तो आप इसको एक बार बना लो, फिर मैं अगले पेज पे चलूंगा और पी डी एफ के ग्राफ बनाते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। नेक्स्ट पेज पे सेम चीज, ऑर्बिटल साई आर वर्सेस आर और साई स्क्वायर। तो यहां पे ऑर्बिटल लिखेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा हमने 1s का बना लिया, 2s का, 3s का, 4s का, s का अब आप बना लोगे, है ना। मैं किसी भी s का दूंगा, आप बना लोगे ग्राफ। चलिए पी डी एफ का शुरू करते हैं। पांचवा ग्राफ मैं बनाऊंगा। जैसा ग्राफ 2p का होगा वैसा ही 3d का और वैसा ही 4f का, ये क्वालिटेटिव ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इन सभी में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं बच्चे? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 0। चेक कर लेना, n-l-1 करके देखना। 2p में, 3d में और 4f में कोई भी रेडियल नोड नहीं मिलेगा, कोई भी रेडियल नोड नहीं मिलेगा। चलिए बेटा साई आर वर्सेस आर ग्राफ बनाते हैं। साई आर वर्सेस आर ग्राफ बनाते हैं। एस के ग्राफ हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते थे, ऊपर वाई एक्सिस से कहीं पे स्टार्ट करते थे। लेकिन पी के, डी के और एफ के ग्राफ, पी के, डी के और एफ के ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। और याद रखना मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि ओरिजिन को और इनफाइनाइट को रेडियल नोड नहीं मानते हैं। ओरिजिन को और इनफाइनाइट को रेडियल नोड नहीं मानते हैं, ऐसा मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था आपको। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो लास्ट क्लास विजिट करना, आपको मिल जाएगा। ओरिजिन
और इनफाइनाइट, r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू इनफाइनाइट आर नॉट कंसिडर्ड रेडियल नोड्स। तो आप इसको रेडियल नोड मत मान लेना, ये ओरिजिन मतलब ये 0 है बेटा, ये 0 है, 0 को रेडियल नोड नहीं मानते हैं। P का, D का और F का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये तो पॉजिटिव ही है बेटा, इसमें नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं। साई स्क्वायर का ग्राफ, साई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही मिल जाएगा, है कि नहीं? साई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही मिल जाएगा। सो साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट करना और एक भी रेडियल नोड नहीं है, कुछ इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। अब एक क्वेश्चन यहां पे जरूर आता है बच्चों के दिमाग में कि सर एस ऑर्बिटल का ग्राफ आपने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया था, जबकि पी का, डी का और एफ का ग्राफ आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन है? इसको क्लियर करते हैं बेटा। अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैंने जब आपको रेडियल वेव फंक्शन पढ़ाया तो मैंने आपसे बोला कि जो भी रेडियल वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, k1 r की पावर l a प्लस बी आर प्लस सी आर स्क्वायर अप टिल समथिंग समथिंग e की पावर माइनस k डैश आर। यही बताया बेटा, ऐसा ही होगा रेडियल वेव फंक्शन। अगर एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, ध्यान से सुनना, अब यहां पे सिर्फ मैथ्स है और कुछ नहीं है, और लोग नहीं बताते तो नहीं बताते, बोलते होता है तो होता है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वो ऊपर से स्टार्ट होता है, याद कर लो, याद नहीं करना है। दिस इज सिंपल 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 मैथ्स। अगर मैं एस ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन लिखूं तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0, यहां एल की वैल्यू 0 रखोगे, यहां एल की वैल्यू 0, तो आर की पावर 0 क्या मिलेगा? 1, मतलब आर मिलेगा ही नहीं। मतलब अगर मैं एस ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन लिखता हूं तो होगा k1, ये आर की पावर 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, a प्लस बी आर प्लस समथिंग समथिंग e की पावर माइनस k डैश आर, है ना? ये एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। अब जरा यहां आर 0 रखो, ओरिजिन से पास होने का मतलब, अगर मैं आर 0 रखता हूं तो साई भी 0 मिलना चाहिए, यही तो मतलब है। ओरिजिन से पास होने का मतलब है x 0 रखने पे y भी 0 मिले, यही तो मतलब है। तो जरा यहां r 0 रखो, चलो यहां पे r 0 रखते हैं, जरा r 0 रखो और देखो साई की वैल्यू क्या मिलती है। साई एट r इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? k1, फिर a प्लस बी आर प्लस सी आर स्क्वायर, यहां पे सी आर स्क्वायर होगा, आगे जितने भी r वाले टर्म है 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पे a आएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, है कि नहीं? e की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। देखो क्या ये वैल्यू 0 है? नहीं, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो कि y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ वैल्यू है और इसीलिए हमने बोला था ये कुछ वैल्यू है, इसीलिए ऊपर कहीं से स्टार्ट होता है। देखो ये ऊपर कहीं से स्टार्ट होता है, ऊपर कहीं से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये एस ऑर्बिटल ना हो, सपोज p है, d है या f है, P के लिए, D के लिए और F के लिए L की वैल्यू 0 नहीं होती है, इसका मतलब L की यहां कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। P, D, F के लिए ये L की वैल्यू 0 नहीं होती है, इसका मतलब L की वैल्यू कुछ होगी। सपोज मैं P के लिए बात करूं, अगर मैं P के लिए बात करता हूं बेटा, तो साई P ऑर्बिटल का जनरल वेव फंक्शन क्या होगा? K1 R की पावर 1, फिर अंदर होगा a प्लस बी आर प्लस समथिंग समथिंग e की पावर माइनस k डैश आर। अब जरा इस फंक्शन में r 0 रखो, इस फंक्शन में जरा r 0 रख के देखो, आप देखो क्या घटना घटती है। इस फंक्शन में r 0 रख के देखो क्या मिलेगा बेटा? जैसे ही आप r 0 रखोगे ये पूरा फंक्शन धड़ाम से 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा फंक्शन 0। d अगर ऑर्बिटल होगा तो यहां आर स्क्वायर होगा, f ऑर्बिटल होगा तो यहां आर क्यूब होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात बोल रहा हूं? l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, तो आर स्क्वायर आएगा, आर क्यूब आएगा, लेकिन r आएगा जरूर बाहर pdf में, r आएगा जरूर pdf में, और जैसे ही r को 0 रखोगे पूरा फंक्शन धड़ाम से क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए p का, d का, f का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करना, और एस ऑर्बिटल का ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। तो कोई आज के बाद आपसे बोले कि बताओ इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सिंपल, ये वेव फंक्शन की मैथमेटिक्स है। r 0 रखने पे वो फंक्शन 0 हो रहा है, तो हम 0 से तो स्टार्ट करेंगे। हम अपने मन से ग्राफ थोड़ी बना रहे हैं, हमारे पास तो जो वेव फंक्शन, हम तो इसका ग्राफ बना रहे हैं।
हम तो इसका ग्राफ बना रहे हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन को प्लॉट कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। इज दिस क्लियर और नॉट? क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात क्लियर है कि एस ऑर्बिटल का ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा था? क्योंकि एस ऑर्बिटल में इधर आर वाला टर्म मिलता ही नहीं है, एल की वैल्यू 0, आर वाला टर्म मिलता ही नहीं है, जबकि इधर आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए, अगर ये क्लियर है आपको तो फिर मैं ये मिटाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहां पे ग्राफ बनाना है। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो या आप अपने दिमाग के कॉपी में लिख सकते हो। ये बहुत सिंपल है बेटा, है ना, सिंपल मैथ्स है। हम लोग अपने मन से ग्राफ नहीं बना रहे बच्चे, हम लोग ये जो वेव्स फंक्शन, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ, ये मैथमेटिक्स है। मैथ से आर की वैल्यू 0 रखने पे यदि फंक्शन 0 हो रहा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, नहीं 0 हो रहा है तो नहीं 0 से स्टार्ट करेंगे। सिंपल है कि नहीं? चलो, इसमें ज्यादा सोचना नहीं होता। ओके, सो इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए, आप एक काम करो, आप अपने मन से 3p या 4d या 5f का ग्राफ, एक ही जैसा बनेगा बेटा, एक ही जैसा बनेगा बच्चे, तो आप बनाने की कोशिश करो, कोशिश करो। 3p 4d 5f का ग्राफ एक जैसा बनेगा, आप बनाने की कोशिश करें। चलो बनाते हैं छठा ग्राफ। ये लास्ट ग्राफ है, उसके बाद हम लोग दूसरे ग्राफ बनाएंगे। 4p नहीं, 3p 4d या 5f ऑर्बिटल में, इन सभी में नंबर ऑफ रेडियल नोड, इन सभी में नंबर ऑफ रेडियल नोड आपको 1 मिलेगा। आप चेक करके देख लेना, n-l-1 की वैल्यू 1 होगी, आप करके देख लेना। इन सभी में, सब में रेडियल नोड 1 मिलेगा। ठीक है, चलो बेटा ग्राफ बनाते हैं, साई आर वर्सेस आर ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले साई आर वर्सेस आर ग्राफ बनाते हैं। बताइए ग्राफ कहां से शुरू करें, ओरिजिन से या ऊपर से, कहीं से? जल्दी से बताओ, सबसे पहले तो यही क्लियर कर दो मुझे। 3p का, 4d का, 5f का, ओरिजिन से स्टार्ट करें या ऊपर से? तो pdf का ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करो। एक रेडियल नोड है, याद रखना, एक रेडियल नोड। तो अरे यार ये क्या है, एक रेडियल नोड तो एक बार कट करेगा और फिर ये देखो, ये वाला पॉइंट 0 है बेटा, ये वाला पॉइंट 0 है, इसको रेडियल नोड नहीं मानते हैं। जो हमारा एक रेडियल नोड है, ये एक रेडियल नोड, ये रहा रेडियल नोड, ये रहा रेडियल नोड। ठीक है बेटा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये मेरा रेडियल नोड है, इसको 0 को रेडियल नोड नहीं मानते। साई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो इसी नेगेटिव वाली चीज को ऊपर पलट दोगे, मतलब अब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये रहा मेरा रेडियल नोड, ये मेरा रेडियल नोड हो गया। ठीक है बच्चे, आप क्या कर देखते हो, डिक्रीजिंग पीक्स यहां पे भी है, तो आपने देखा कि ये ग्राफ कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी इसके आगे। अच्छा एक चीज और, जब मैं बोलता हूं क्वालिटेटिव ग्राफ एक जैसा होगा, क्वालिटेटिव ग्राफ का मतलब समझ लो, मतलब ग्राफ 3p का, 4d का और 5f का ऐसा ही दिखेगा, लेकिन रेडियल नोड की पोजीशन, मतलब ये जो रूट है, आर की किस वैल्यू पे 0 होगा, आर की किस वैल्यू पे ये 0 होगा, क्या वो आर की वैल्यूज भी सेम मिलेंगी तीनों ऑर्बिटल में? आर की जिस वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है, क्या वो आर की वैल्यू भी 3p, 4d और 5f के लिए सेम मिलेंगी? क्या ये सेम मिलेंगी? तो नहीं, मतलब क्वालिटेटिव ग्राफ दिखेगा जरूर ऐसा, लेकिन आर की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन यहां पे रेडियल नोड 0 हो रहा है, तो वो वैल्यू आर की 3p के लिए कुछ अलग होगी, 4d के लिए कुछ अलग होगी और 5f के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, मतलब वो वैल्यूज बेटा अलग अलग आएंगी। तो ध्यान रखना, ओनली क्वालिटेटिव ग्राफ इज सेम, राइट? कोई आपको फंसा नहीं सकता कॉन्सेप्चुअली कि ये ग्राफ एक जैसे क्या रहे, तीनों ऑर्बिटल तो अलग अलग हैं, ग्राफ एक जैसे क्या? क्वालिटेटिव ग्राफ मतलब एक रेडियल नोड यहां पे मिलेगा। अब वो रेडियल नोड की पोजीशन जरूर अलग अलग होगी, वो डिपेंड करेगा वेव फंक्शन की मैथ्स पे, मतलब वो जो पॉलिनोमियल वाला टर्म है ना, उसको 0 रखने पे रेडियल नोड की पोजीशन आती थी, तो पॉलिनोमियल वाला फंक्शन है क्या, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पे ये मतलब है क्वालिटेटिव ग्राफ सेम होने से। ठीक, अब हमने बना लिए
हमने बना लिए, देखो ये दो तरह के ग्राफ बनाए, एक साई आर वर्सेस आर, मतलब एक रेडियल पार्ट वर्सेस आर, और एक साई स्क्वायर आर वर्सेस आर ग्राफ बनाए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको मैं अगले पेज पे करने जा रहा हूं। पहले इस पेज तक अगर आपको सब कुछ क्लियर हो तो बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा है ना? तो हमेशा रेडियल नोड निकालोगे और एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप रेडियल नोड यहां पे, मैंने आपको जैसे रोनित का सवाल है कि जीरो और इनफाइनाइट को क्यों नहीं मानते, सिंपल है बेटा, जो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा जहां जहां जीरो हो रहा है उसको हम लोग रेडियल नोड कंसीडर कर रहे हैं। और सिंपल कॉमन सेंस भी कहता है कि r इज इक्वल टू जीरो, मतलब न्यूक्लियस की पोजीशन है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन वहां नहीं मिलेगा तो वो तो नोड है ही अपने लिए। और साई स्क्वायर, सॉरी इनफाइनाइट मतलब अगर आप न्यूक्लियस से बहुत दूर चले गए तो ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत कम होती है, तो वो तो ऑब्वियस है चीजें, तो उनको हम नोड नहीं बोल रहे, ठीक है। बाकी तो मैथ से बच्चे जिस तरह से चीजों को डिफाइन किया गया, ठीक है। आगे चले, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, चले बेटा आगे बढ़े। चल नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जेई एडवांस में, पता है मैं ऑलमोस्ट, है ना, अब इट हैज बीन 10-11 ईयर्स, 11-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, है ना, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए। 12 साल पढ़ाते पढ़ाते अगला जो पोर्शन पढ़ाते जा रहा हूं, तो पिछले कुछ सालों तक, मतलब 4 साल पहले तक, ये बहस टीचरों के बीच में हमेशा होती थी कि इसको क्यों पढ़ा रहे हैं इस लेवल पे बच्चों को, इसकी क्या जरूरत है। आईआईटी कभी भी नहीं पूछेगा, ये बहुत एडवांस टॉपिक है और इनकी जरूरत नहीं है, ये तो एमएससी में पढ़ाते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ाते हैं, वो भी एमएससी लेवल पे पढ़ाते हैं। ये बहस हमेशा टीचरों के बीच में, फैकल्टीज के बीच में चलती रहती थी, खासतौर से कोटा में। कोटा के अलावा दूसरी जगह पे तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता था। कोटा में पढ़ाते थे, लेकिन एक बहस हमेशा होती थी कि इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट होता है, बच्चे का भी नुकसान होता है, बच्चा सोचता है कि ये फालतू चीजें पढ़ा रही हैं इनसे, तो ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये किसी भी बुक में, नॉर्मल 11वीं-12वीं के लेवल की किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन 2018 में जेई एडवांस ने इसी सेक्शन से जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो बहस शांत हो गई कि क्यों पढ़ाते हैं। अब आप समझ लो कि कितना अनप्रेडिक्टेबल है एडवांस का एग्जाम, जो एक ऐसा सेक्शन जिस पे टीचर बहस करते रहे हो कि इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको गैर जरूरी है, नहीं पढ़ाना चाहिए, तो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये तो एमएससी की चीज है, नहीं पढ़ानी चाहिए, बीएससी 3rd ईयर की चीज है और हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन आप सोचो, ये पूछा तो सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों को हुआ जिनको पढ़ाया, और जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा भी, ध्यान से उस पर गौर किया, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है बच्चे। इसको शॉर्ट में आरपीडीएफ बोल दिया करेंगे, आरपीडीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? आरपीडीएफ, ठीक है, आरपीडीएफ। सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। एग्जैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि कंसिडर अ शेल ऑफ, लेट्स से a radius r, consider a spherical shell of radius r of thickness dr, छोटा सा पतला सा। यहां थोड़ा फिजिक्स के एलिमेंट है, आई होप कि थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स आती होगी। तो हमने क्या किया है, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, रेडियस r का और थिकनेस dr का। ये जो थिकनेस है, ये जो शेड किया हो, ये जो थिकनेस है बच्चे, ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, ये dr है ना, इसकी जो थिकनेस है dr, शेल है, शेल की थिकनेस कितनी है dr, ठीक है बच्चे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थिकनेस का मतलब समझ रहे होगे आप, एक शेल है, एक गोला है जिसकी थिकनेस क्या है dr। आप इसको इमेजिन करो, एक बॉल है आपके पास, बॉल का रेडियस r है, और जो बॉल की जो मटेरियल है, मटेरियल का जो थिकनेस है, मतलब जो बॉल की विड्थ है, विड्थ का मतलब समझ रहे हो आप, अंदर से बॉल को पकड़ो और हालांकि अंदर से आप पकड़ नहीं पाओगे, तो ये विड्थ dr है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस शेडेड रीजन में, मतलब इस dr विड्थ में, dr वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम जो मैंने शेड किया है,
इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालो, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सुनो है क्या, आपको याद है साई स्क्वायर क्या देता था? साई स्क्वायर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आपको याद है साई स्क्वायर क्या देता था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब साई स्क्वायर होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अपन बात करते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई स्पेस, मतलब जो वॉल्यूम होता था, वॉल्यूम होता था। ठीक है बेटा, क्या होता था? वॉल्यूम होता था। यही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज साई स्क्वायर, जो कि डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। अब अगर मुझे इस छोटे से शेडेड वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मतलब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी इक्वल टू साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। जिस वॉल्यूम में आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो वो वॉल्यूम, अरे हाँ या ना, जिस वॉल्यूम में आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा वॉल्यूम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस शेडेड रीजन का ये जो छोटा सा वॉल्यूम मैंने शेड किया है, ये जो छोटा सा वॉल्यूम मैंने शेड किया है, ये शेडेड वॉल्यूम है कितना? ये शेडेड वॉल्यूम है कितना? तो शायद आप रिकॉल करोगे कि ये वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। पहली बात बताओ कि क्या ये आपको क्लियर है कि नहीं? ये जो छोटा सा वॉल्यूम मैंने शेड किया है, ये जो रेड कलर का शेडेड वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम जो मैंने शेड किया है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या ये क्लियर है कि नहीं? ऐसा फिजिक्स में भी पढ़ते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में आप ऐसे बहुत वॉल्यूम एलिमेंट लेते होगे जहां तक, क्योंकि जब मैंने फिजिक्स पढ़ी थी तो लेते थे। अब मुझे अब मालूम नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालते हैं तो ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं और वो आती है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक काम करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस छोटे से स्पेस डीवी में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बोलोगे साई स्क्वायर। चलो मैं क्या बोलूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल स्पेस डीवी विल बी इक्वल टू, अब मैं रेडियल पार्ट सिर्फ आर पे फोकस कर रहा हूं तो साई का आर वाला पार्ट लेना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना बेटा। साई का मैं आर वाला पार्ट ले रहा हूं, साई स्क्वायर आर इंटू ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर। ये साई स्क्वायर ब्रैकेट में आर लिखने का मतलब मैं साई के किस पार्ट पे फोकस कर रहा हूं? मैं कंप्लीट वेव फंक्शन के थीटा और फाई वाले पार्ट पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आर वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूं। मैं सिर्फ आर वाला मतलब रेडियल वेव फंक्शन पे मैं फोकस कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब प्लीज ध्यान से सुनना, ये जो इतना पार्ट है इसको मैं आगे से एक नया फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं, पी आर, जिसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, finding electron where finding electron in a thin spherical shell of radius r and thickness dr is equal to, thickness dr इज इक्वल टू, इस फंक्शन को मैं पी आर बोल रहा हूं, जैसा कि एटकिंस में मेंशन्ड है, हालांकि हम लोग उसको आरपीडीएफ भी बोलते हैं, इनटू डी आर। ठीक है, सो ओके। नाउ व्हाट इज पी आर? इफ यू कंपेयर, आप इस रिजल्ट को इससे कंपेयर करो तो एक तरह से मैं पी आर को लिख रहा हूं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। पी आर मेरे लिए क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, और यहां हम लोग ये तो एटकिंस का नोटेशन है, पी आर, इसी को हम लोग आरपीडीएफ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और बच्चे पता नहीं आपको, मतलब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है ना, तो एक मेरे दिमाग में तो एक चीज तुरंत क्लिक करती है। अब पता नहीं आपके दिमाग में क्लिक करती है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप गैसियस स्टेट मुझसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो।
आप याद करो आइडियल गैसेस, शायद कुछ बच्चों को याद हो जाए, अगर नहीं हो तो इसी चैनल पे गैसियस स्टेट के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ना जाके। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो यहां पे भी कुछ वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बस यहां स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब खैर आपको उस चीज से मतलब नहीं, मेन जो आपका काम है वो ये कि आप आगे से याद रखो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कुछ नहीं बल्कि 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इतना लिखो, फिर मैं आगे चलूंगा और ग्राफ बनाऊंगा, आगे चलेंगे और ग्राफ बनाएंगे। प्लीज इतना लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको आरपीडीएफ भी कहते हैं शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में आरपीडीएफ भी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि आरपीडीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर इज आरपीडीएफ, ठीक है, इतना लिख लीजिए। चलो बेटा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आरपीडीएफ आप याद रखेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर होता है आरपीडीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये ग्राफ है, उससे पहले मैं एक काम करता हूं, एक स्लाइड मुझे ऐड करनी पड़ेगी। चलो आरपीडीएफ के ग्राफ बनाते हैं। अब अगली हेडिंग है ग्राफ फॉर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, और पी आर वर्सेस आर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आर पी डी एफ वर्सेस आर। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें बनाने हैं। ये ग्राफ से ही क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में। सो ग्राफ हमें बनाने हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ग्राफ, जैसा 1s ऑर्बिटल का वैसा ही 2p का, वैसा ही 3d का, वैसा ही 4f का, सब में रेडियल नोड 0 होंगे। तो चलिए सबसे पहला मैं बनाता हूं 1s ऑर्बिटल का ग्राफ। 1s ऑर्बिटल का ग्राफ बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज सुनिएगा ध्यान से। ये जब भी ग्राफ आप बनाएंगे, मतलब वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, सुनना ध्यान से, हमें वाई एक्सिस पे क्या लेना है, हमें वाई एक्सिस पे लेना है पी आर और एक्स एक्सिस पे आर। पी आर का मतलब बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, हमें ये लेना है। या आप बोल सकते हो आरपीडीएफ होना चाहिए, वाई एक्सिस पे आरपीडीएफ और एक्स एक्सिस पे आर होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ बनाने। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। हम कहते हैं साई कैसा भी फंक्शन हो, साई कैसा भी फंक्शन हो, जैसे ही आप आर को 0 रखोगे, जरा यहां देखो, मुझे आपसे यह जानना है कि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे या कहीं ऊपर से स्टार्ट होंगे, या आप ये बताना चाहते हो कि एस के ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होंगे, पीडीएफ के नीचे से स्टार्ट होंगे। जैसे ही आप आर को 0 रखोगे, पीआर 0 हो जाएगा बेटा। जैसे ही आप आर को 0 रखोगे, ये जो पी आर फंक्शन है, पी आर का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे ही आप आर को 0 रखोगे, अब साई कुछ भी हो, चाहे वो 0 से स्टार्ट होता हो, चाहे वो 0 से ना स्टार्ट होता हो, लेकिन आर को 0 रखते ही ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो याद रखना, जितने भी आरपीडीएफ के ग्राफ होते हैं वो सब ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। जितने भी आरपीडीएफ के ग्राफ होते हैं सब ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। यहां कोई भेदभाव नहीं है कि एस ऑर्बिटल का ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, पीडीएफ का ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी एफ, सभी ऑर्बिटल्स के ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि आर 0 रखते ही पूरा फंक्शन हो जाता है 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है वो मैं बना देता हूं। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, ये रहा ऐसा ग्राफ। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और इनफाइनाइट पे तो 0 ही ले जाना है, इनफाइनाइट पे 0 ले जाना है बच्चे, इनफाइनाइट पे 0 ले जाना है। दिस इज द ग्राफ फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल। ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है। अब सुनना, कुछ चीजें हैं ध्यान से सुनना। अब ये बेटर एप्रिशिएट कर पाएंगे वो बच्चे जिन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मैक्सिमा, मैक्सिमा के करेस्पॉन्डिंग नीचे जो यहां पे रेडियस होता है, मतलब आर की वो वैल्यू
ओरिजिन से आप r डिस्टेंस दूर चल रहे हो, ओरिजिन से आप r डिस्टेंस दूर चल रहे हो, तो r की किस वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसको बोलते हैं आरएमपी, आरएमपी। और शायद कुछ बच्चों को याद आया होगा यूएमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, याद आया जिन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पढ़ रखा। ये आरएमपी है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, दिस इज आरएमपी, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। और मैं बता दूं आपको कि हाइड्रोजन एटम के लिए 1s ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू A0 आती है, हाइड्रोजन एटम के लिए 1s ऑर्बिटल के लिए यहां पे ये जो वैल्यू है वो A0 आती है। और आप याद करो बोर ने A0 क्या वैल्यू दिया था, A0 इज द फर्स्ट बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, A0 0.529 एंगस्ट्रॉम, इट इज द फर्स्ट बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिकॉल करो, याद करो। तो बोर को तो हम लोग दुनिया भर की बातें बोल के उसमें शॉर्टकमिंग्स निकाल के वापस चले आए थे। हम लोगों ने कहा था बोर तो फॉलो ही नहीं होगा क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई, बोर में तो बहुत सारी कमियां निकाल के बोर की थ्योरी को फेल कर दिया गया। लेकिन बोर हैज मेड अ कमबैक इन श्रोडिंगर इक्वेशन ऑल्सो। कैसे? बस फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को हम A0 न बोल के हम बोल रहे हैं भैया कि ये RMP है, ये मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है, मतलब A0 की दूरी पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो बोर की क्या गलती थी? बोर ने बस यही बोल दिया कि वहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा A0 की दूरी पे। तो इन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि अनसर्टेन है, वहीं मिलेगा, एकदम गारंटी नहीं है, एकदम गारंटी नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो हमने उसको एक फैंसी वर्ड दे दिया, एक फैंसी नाम दे दिया, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। ठीक है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल। और ये मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग रेडियस होता है, ध्यान रखना, ये मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग रेडियस है। ठीक है बेटा, तो ये 1s ऑर्बिटल का ये ग्राफ हो गया आरपीडीएफ वर्सेस आर का। अच्छा, ये निकालेंगे कैसे? अच्छा, यहां नंबर ऑफ पीक्स कितनी देख रही? यहां एक पीक दिख रही, देखो बेटा एक पीक दिख रही, दिस इज 1 पीक। सो नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स, पीक्स मतलब ये मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा या पीक इस ग्राफ में 1 है, और एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है n-l के बराबर। नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ पीक्स होता है n-l के बराबर आरपीडीएफ वर्सेस आर ग्राफ में। आरपीडीएफ वर्सेस आर ग्राफ में जो नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ पीक होती हैं वो n-l के बराबर होती हैं। और मैं बता दूं जेईई एडवांस 2018 में यही क्वेश्चन आया था। 4 ग्राफ बने हुए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, चारों ऑप्शन में ग्राफ बने हुए थे, और आपको आइडेंटिफाई करना था कि पीआर वर्सेस आर 1s ऑर्बिटल के लिए कौन सा करेक्ट ग्राफ है। तो ये जिस ऑप्शन में ये ग्राफ बना था वो करेक्ट ऑप्शन था। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस, जेईई एडवांस। तो मैं जो बता रहा हूं कुछ भी फालतू नहीं बेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, इसके आगे कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये चीज कैसे निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल रेडियस? जिन बच्चों को याद होगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे निकालते थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, हम लोग इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि ये मैक्सिमा है बेटा, ये मैक्सिमा है, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती थी, याद है आपको? मैक्सिमा की कंडीशन dy/dx 0। तो यहां पे भी वही है, बस y की जगह 4πr² है। तो फॉर in order to find RMP, we need to solve what? dy/dx कर रहे हैं बेटा, 4πr² साई स्क्वायर, और इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा? जल्दी से बताओ, dy/dx को किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो आप जब फंक्शन को 4πr² साई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके 0 रखोगे, तो dy/dx को 0 रखने पे जो r की वैल्यू आएगी वो आपकी RMP कहलाएगी, वो आपकी RMP कहलाएगी। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है अपनी? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा बेटा, जैसा क्वालिटेटिव ग्राफ बच्चे जैसा 1s ऑर्बिटल का होगा, क्वालिटेटिव ग्राफ जैसा 1s ऑर्बिटल का होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 है। यहां पे नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या है बेटा? 0। नंबर ऑफ रेडियल नोड
बेटा 0 है, नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 है। तो जैसा क्वालिटेटिव ग्राफ 1s का है वैसा ही 2p का होगा, वैसा ही 3d का होगा, वैसा ही 4f का। क्यों? क्योंकि उन सब में नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 है और सबके ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, सबके ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और सभी में रेडियल नोड 0 है, 2p में भी, 1s में भी, 3d में, 4f में। तो क्वालिटेटिव ग्राफ सबका एक जैसा ही होगा। ऑल्दो ये जो RMP की पोजीशन है ये जरूर चेंज होगी, ये जरूर बदलेगी। ठीक है, चल तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये वैल्यू आप डिफरेंशिएट करके रखोगे 0 तो आपको RMP की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने 1s के लिए बनाया। चलो 2s ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं, 2s ऑर्बिटल के लिए और 3s के लिए भी बनाएंगे। चलिए यहां पे एक काम करते हैं, 2s ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं। 2s ऑर्बिटल के लिए जैसा ग्राफ 2s ऑर्बिटल का वैसा ही 3p का, वैसा ही 4d का। इनमें नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 होता है। ठीक है, एक रेडियल नोड होता है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे r है, वाई एक्सिस पे 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, जिसको आप PR भी बोल रहे हो। तो ठीक है, ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट करना, ओरिजिन से, और एक रेडियल नोड है तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। एक रेडियल नोड है तो एक बार टच करेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, अगला मैक्सिमा और ऊपर जाके मिलेगा। ये रहा आपका रेडियल नोड, ये आपका रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है बेटा। ग्राफ को नीचे ले जाना है, यहां पे इंक्रीजिंग पीक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग पीक्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे तो अब यहां पे साई स्क्वायर नहीं है, साई स्क्वायर के साथ R स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, 4 पाई R स्क्वायर साई स्क्वायर, साई स्क्वायर के साथ R स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। तो जब R बढ़ेगा तो R स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू जाके ऊपर मिलेगी। सो इंक्रीजिंग पीक्स हैं। और कितनी पीक्स हैं बेटा? 2 पीक्स हैं, एक 2 मैक्सिमा है। ये मेरा रहा जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाला है, उसी को हम RMP बोलते हैं। इसको इस तरह से, सो दिस इज माई RMP, RMP। ठीक है बेटा, ये RMP हमारा इंक्रीजिंग पीक्स है, यहां 2 पीक है। ये 2s ऑर्बिटल का ग्राफ है। चलो 3s का भी बना लेते हैं जल्दी से। 3s ऑर्बिटल का ग्राफ, 3s ऑर्बिटल का, और जैसा 3s ऑर्बिटल का वैसा ही कैसा 4p या 5p। देखो नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 है, नंबर ऑफ रेडियल नोड यहां पे 2 है, और 2 रेडियल नोड कहां पे होते हैं? 4p में। ठीक है, 4p में 2 रेडियल नोड होते हैं। तो वैसा ही ग्राफ, जैसा ग्राफ 3s का है वैसा ही 4p का, वैसा ही 5d का, वैसा ही 6f का ग्राफ कैसा होगा? R 4 पाई R स्क्वायर साई स्क्वायर, या PR या RPDF भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे 2 रेडियल नोड, 1 2 और फिर इनफाइनाइट पे 0। देखिए ये 2 रेडियल नोड, एक ये रहा रेडियल नोड, एक ये रहा, ये और ये मेरे रेडियल नोड हैं। इंक्रीजिंग पीक्स मिल रही हैं मुझे, और यहां नंबर ऑफ मैक्सिमा 1 2 3। नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए n-l। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये मेरा जो मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला जो पीक है, ये मेरा RMP है, RMP है। ये 3s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है। ठीक है बेटा, कुछ और टर्म्स हैं। RMP आप समझ गए बेटा। एक और टर्म है R एवरेज, उसको भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। चलो पहले ये ग्राफ ही देख लेते हैं। ये सबका ग्राफ एक साथ बना हुआ है, ये सबका ग्राफ एक साथ बना हुआ है। देखिए ये 1s का एक मैक्सिमा के साथ 1s का ग्राफ बना हुआ है, ये रेड वाला, ये ग्राफ 1s का बना हुआ है। फिर 2s और 2p में जरा गौर करना, 2s और 2p में, 2s में 2 मैक्सिमा आएंगे, जरा देखो ध्यान से। 2s में 2 मैक्सिमा, 1 2 1 2, 2s में। 2p में आपको एक ही मिलेगा, लेकिन ग्राफ थोड़ा नीचे से ऐसा होके चलता है। ये रहा 2p, ये रहा 2p। एक चीज और नोट करो बेटा, कि जो RMP 2p का है वो 2s से कम है, वो RMP 2p का 2s से कम है। सिमिलरली 3 के लिए देखो, 3s 3p 3d के लिए, 3d का जो RMP है वो ये है, 3p का जो RMP है वो ये है, और 3s का RMP इधर है। मतलब जब आप सेम n के लिए l की वैल्यू बढ़ाते हो तो RMP घटती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर सेम n, फॉर सेम n, if
L increases, then RMP decreases. RMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल रेडियस डिक्रीज करता है, जैसा कि हम लोग ग्राफ से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड्स के लिए। एडवांस में अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन ये बहुत सिंपल है, पूछ सकते हैं। फिर एक टर्म मैं और डिफाइन करूंगा यहां पे, एवरेज रेडियस। एवरेज रेडियस सिंपल है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance from the nucleus, it is the average distance, it is the average distance from the nucleus, from the nucleus where electron can be found, एक तरह से एवरेज है। और आर एवरेज की जो वैल्यू है वो A0/2Z 3n² माइनस L इंटू L+1 होती है। और यहां पे भी बेटा अगर n की वैल्यू सेम होगी, सो फॉर सेम n इफ L इंक्रीजेस आर एवरेज डिक्रीजेस। ये आप इस फॉर्मूले से भी देख लीजिएगा, इस फॉर्मूले से भी देख लेंगे आप, ठीक है। ये सारी चीजें आप बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एडवांस के लिए और ओलंपियाड्स के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो जितना आप पढ़े रहोगे उतना आप फायदे में रहोगे। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए तो आप बेनिफिट में रहोगे, ऑब्वियसली बाकी लोग नुकसान में रहेंगे। सो ये लिख लीजिए, यहां पे ये Z है बच्चे, है ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का Z है। दिस इज A0/2Z, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का Z है ये, ठीक है। ठीक है, विजिबल है। चलिए, तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ये वाली चीज n की वैल्यू सेम रखता हूं तो L बढ़ाने पे RMP घटता है, और ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एवरेज डिस्टेंस भी डिक्रीज होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आता है आपको? डिफरेंशिएशन आता है? चलो, अगर आता है आपको तो एक क्वेश्चन करो। अच्छा, ये चीज है, आप देख लीजिएगा, ये सारी चीजें अब सब चीज कंबाइन हो गया। देखो ये बेटा 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। 1s ऑर्बिटल का ये साई r वर्सेस r ग्राफ है, ये साई स्क्वायर वर्सेस r ग्राफ है, और ये 4πr² मतलब rpdf का ग्राफ है, ठीक है। ये rpdf का ग्राफ है। ये 2s का ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लॉट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लॉट है 2s का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लॉट का मतलब क्या है, सुनो, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जरा इन बीच वाले स्पेस में देखो, एकदम व्हाइट है, बीच वाले स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ्स हैं, उसका अगर हम ये बनाते हैं तो कुछ इस तरह से, एक्चुअली ये वाली जो खाली जगह है यही हमारा नोड होता है। ये जो नोड है, ये जो नोड है बच्चे, ये जो नोड है, ये वाली खाली जगह है, ये वाली खाली जगह है, ठीक है। तो ये ग्राफ बने हुए हैं। ऐसे ही 3s के लिए ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इसको हम लोग ऑलरेडी पीछे अलग अलग ड्रॉ कर चुके हैं। ये सब एक तरह से समरी है, कंपाइलेशन। ऐसे ही p के लिए बच्चे 2px ये रहा, 3px ये रहा, 4px ये रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ है, और ये उनके रेडियल प्रोबेबिलिटी साई r, साई स्क्वायर और rpdf के ग्राफ, सब एक जगह पे कंबाइंड, ठीक है। एक बार विजिट करिएगा, इसको देख लीजिएगा। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पीछे, बस ये एक साथ सब चीज दिखाई हुई। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ जरूर आपके लिए नया होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ इसका 1s का तो एनसीईआरटी में बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ का मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं समय के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ है। जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ में ये एक लोब के अंदर, ये देखो, ये एक लोब के अंदर, यहां पे फिर 2p ये दूसरा लोब, और बीच में जगह खाली है। ये देखो, बीच में जो जगह खाली है वही नोड है। ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, यही नोड है, यही नोड है ना बेटा, यही नोड है, ठीक बच्चे। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ जाते हैं। साई 1s ऑर्बिटल का मैं वेव फंक्शन लिख रहा हूं, 2/A0⁻³ e⁻⁻r/A0। This is 1s orbital wave function for hydrogen atom, Question है, find the value of
RMP in terms of A naught, in terms of A naught. Find the value of RMP in terms of A naught. ये हमको पता करना, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा के जाऊंगा, पहले आप ट्राई करो। अगला जो लेक्चर आएगा वो नाम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही होगा, लेकिन उसमें हम लोग क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक लिखना नहीं आएगा तब तक पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ में आएगी। तो हम लोग अगले 2 लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे और उसके बाद पीरियोडिक टेबल पे शिफ्ट करेंगे और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल हम लोग नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे पता करेंगे? RMP अगर पता करना है तो बेसिकली ये जो मेरा ग्राफ है PR बोले तो ये 4 पाई R स्क्वायर साई स्क्वायर, इसका जो ग्राफ बनता है तो ये मेरा RMP है, ये मेरा RMP है। मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मुझे मालूम है कि मुझे d/dr ऑफ 4 पाई R स्क्वायर साई स्क्वायर इसको रखना पड़ेगा 0। 4 पाई तो आप गायब करो, 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसको हटाओ, तो बेसिकली ये है d/dr ऑफ R स्क्वायर साई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो इसको R स्क्वायर, पहले तो इसका स्क्वायर करो बेटा, पहले तो इसका स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा d/dr ऑफ R स्क्वायर और साई स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 4/a0 का क्यूब इंटू e की पावर, इसका स्क्वायर करो तो -2r/a0 है ना। इसका डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा 0। अब ये फिर से कांस्टेंट है, इसको तो हटाओ, बाहर करो, 4/a0 क्यूब, इसको हटाओ, बाहर करो, R स्क्वायर। अब आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करना है d/dr ऑफ R स्क्वायर e की पावर -2r/a0, इसको 0 रखना है, ठीक है, इसको 0 रखना है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं यहां पे चेन रूल से, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, आई होप दिस इज known to you. Differentiation, first function differentiation of second e की पावर -2r/a0 into -2/a0, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन e की पावर -2r/a0 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2r, और इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0। जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ चीज कॉमन आएगी। क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2r/a0 इंटू e की पावर -2r/a0, और ब्रैकेट के अंदर बच रहा है -r/a0, 2r/a0 नहीं, 2r, ठीक है, 2r इंटू e की पावर -2r/a0 -r/a0, और इधर +1, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, जरा चेक कर लो, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 है तो 3 जगह पे 0 हो सकती है, या तो R 0 हो जाए, तो R 0 तो बेटा ये वाला पॉइंट है, ये तो हमारा RMP है नहीं, या R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट वाला भी हमारा RMP नहीं है। इसका मतलब ये जब ब्रैकेट 0 होगा, ये जब ब्रैकेट 0 होगा तो हमें RMP की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ब्रैकेट 0 कब हो रहा है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो R इज इक्वल टू A0 इज आवर RMP। इसका मतलब ये जो वैल्यू है यहां पे RMP की वैल्यू A0 आती है, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के लिए, और A0 और कुछ नहीं बल्कि 0.529 एंगस्ट्रॉम है, 0.529 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। सॉल्व किया यही आएगा बेटा, है ना। चलो काफी देर हो गई, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन वाला सेक्शन खत्म। एटॉमिक स्ट्रक्चर वी हैव कवर्ड इन ऑल डिटेल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ओलंपियाड्स एंड जेईई एडवांस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। इसके बाद अब अपन, जैसा मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।